गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? लगा दो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, तो क्या था होमवर्क, क्या था लास्ट क्लास में? डीपीपी 7, डीपीपी 8। बेटा क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, वो टेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन होने चाहिए और ये बहुत रिक्वायरमेंट है। डीपीपी आप करोगे तभी आप मान के चलो कि चैप्टर में आपका कंट्रोल रहेगा। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीरियसली अगर ये क्वेश्चंस करते हो ना आप, तो आपका कॉन्सेप्ट लेवल बहुत अच्छा चला जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा कि यार मुझे सर ये नहीं पता, मुझे ये नहीं आता है। आपका कॉन्सेप्ट लेवल हाई है, बस अब आपको उसको और अप्लाई करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी रहेगी, बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, ताकि जब एग्जाम में जरूरत पड़े तो आपको उसी मोमेंट पर वो क्लिक हो जाए, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस डिस्कस कर लिया था। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। और देखिए क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, डीपीपी पर्टिकुलर 7, डीपीपी 8, तो ये बड़ी स्पेसिफिक है। डीपीपी 7 में अगर आप नोटिस करोगे तो मोस्टली क्वेश्चन की हाँ मोल्स डाले या मोल्स निकाले, इससे रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चन है कि मोल्स डालने पे क्या होगा, मोल्स निकालने पर क्या होगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें डीपीपी 8 में अगर आप प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी जो पढ़ा है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, देखो कोचिंग्स बहुत है, पढ़ाने वाले बहुत है, बहुत हैं, बहुतों के साथ पढ़ाया भी है, पता भी है। लिख के ले लो कि जो पढ़ाया उस पर कोई होमवर्क उस दिन मिला है या नहीं मिला। मिलता होगा होमवर्क, बट आज पढ़ा तो कभी और, या मिले तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, फिर पांच पांच क्वेश्चन कभी और मिलेंगे आपको। आज जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन कभी और कर रहे हैं साहब। आज जो कॉन्सेप्ट सीखा उस पर प्रैक्टिस कभी और कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि आज दो क्वेश्चन किए, परसों दो क्वेश्चन किए, तो वो डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता, डेवलपमेंट पूरा नहीं कर हो पाता, क्योंकि एक साथ सारी चीजें दिखनी चाहिए। देखो समझ में तभी आता है क्वेश्चन का लेवल। मैं ये कहता हूं कि हाँ लेवल इंपॉर्टेंस लेवल होना चाहिए, लेकिन सीक्वेंसिंग उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीक्वेंसिंग सही है तो वो टफ क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आप करो ना, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं दे दूं ना आपको, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट पहली बार देखो ना तो बहुतों के गलत होंगे, मैं बता दूं, बहुतों के गड़बड़ होंगे। लेकिन जब एक सीक्वेंस में दिए जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें दिमाग में रहती कंटिन्यूस। अच्छा ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है, वो सब दिमाग में रहता है। फिर आप एक टफ क्वेश्चन भी करते हो तो वो आसान लगता है। सही बात। तो चलिए, आभास का कहना सर आपकी डीपीपी करते हैं हर क्वेश्चन में कुछ नया सोचना पड़ता है और क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाते हैं बहुत। चलिए जी, हाँ तो आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, लेकिन फिर से यही कहूंगा, एक चीज ध्यान रखना, जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं, जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं। इससे ये लाइन आपके जेई की जर्नी में बहुत ज़रूरी है। दूसरी वापस एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रिपल आर वाला फॉर्मूला, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर रिवीजन। अगर जेई में फर्स्ट रैंक लानी है, 10 रैंक, अंडर 10 लानी है, अंडर 50 लानी है, काम यही आएगा। इसके अलावा मतलब कुछ भी मत सोचना, ये चीज करते रहोगे तो आप कुछ भी रैंक ला सकते हो। कंटेंट जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, टॉपर्स भी उस वही कंटेंट करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते, उससे कम करते होंगे लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करते, ये मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं।
तो अगर आप चाहते हो कि अच्छी आपको रैंक लानी, बस ये करते जाओ चुपचाप आंख बंद करके ब्लाइंडली, 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन, बार बार, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता आप उसे करते रहो तो सारी चीज हो जाएगी। चलिए जी बेटा, किसी ने पूछा है कि अब ये कर लूं अब ये कर लूं। बेटा इतना टाइम है भी नहीं तुम्हारे पास कि इसके साथ साथ तुम 2 चीजें और एक्स्ट्रा कर सको। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई चांस नहीं है। तुम्हें लगा कि फिजिकल में ये कर लेता हूं और 1-2 बुक्स भी कर लेता हूं, फिजिक्स में ये कर लेता हूं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो मेरे लिए तो मैं तो साफ कहूंगा, अगर फिजिकल में मेरी जो पर्टिकुलर शीट है वो आपने कर ली, मेरे मॉड्यूल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ में वो कर लिए, बस फिर ऐश करो, बाकी सब्जेक्ट पर फोकस करो। तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री तैयार है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे, लास्ट क्लास में इनर्ट गैस तक कर लिया था, आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट भी करना है भाई। तो अब आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वैसे हम काइनेटिक्स कर चुके हैं, तो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो पूरा आरएनएस इक्वेशन पर ही डिपेंडेंट है। तो आरएनएस इक्वेशन के थ्रू हम टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, 4th पॉइंट आफ्टर द इनर्ट गैस एडिशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब मैं देखो यहां पर थोड़ा स्पीड से बढ़ूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन सबको पता है K इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहां K क्या है रेट कांस्टेंट, A क्या आरएनएस कांस्टेंट, और भी 2-3 नाम है नहीं। आरएनएस कांस्टेंट जैसे आजकल जैसे हमारे भी घरों में होते ना, कोई सोनू होता है, कोई मोनू होता है, किसी के लिए कोई और भी 2-3 नाम होते हैं नहीं। घर वालों के लिए कुछ और होता है, ननियाल में किसी का कोई और नाम होता है, और स्कूल में कुछ और नाम होता है, कॉलेज में कुछ और नाम होता है, प्लस किसी और के लिए कोई और नाम होता है। ठीक है जी, छोड़ो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो E A इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड A एंड E A आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये सब आप पहले लिख चुके हो, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है जी। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां से हम बहुत आसानी, हमें लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। और आप सबको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो अब आरएनएस इक्वेशन को हम 2 बार लिखेंगे, एक फॉरवर्ड के लिए एक बैकवर्ड के लिए। तो देखिए ये आरएनएस इक्वेशन है, E एक्टिवेशन एनर्जी, इसे हम क्या कहते हैं फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसे हम क्या कहते हैं बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, डेल्टा एच। यहां तक ये सब ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, इनफैक्ट इसके आगे भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो अब हमने इस आरएनएस इक्वेशन को फॉरवर्ड के लिए लिखा, तो K फॉरवर्ड A फॉरवर्ड E की पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड बाय आर टी। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी बात करें तो K बैकवर्ड A बैकवर्ड E की पावर माइनस ई ए बैकवर्ड बाय आर टी। राइट, ये सब लिखते जाओ। अब ये लिख लिया आपने, ये भी लिख लो, वैसे ये भी लिख लीजिए। अब हम इन दोनों का क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। इन दोनों का रेशियो हम ले रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इक्वल्स टू A फॉरवर्ड अपॉन A बैकवर्ड, E की पावर माइनस, देखो माइनस ई ए फॉरवर्ड, लेकिन ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में तो वो ऊपर जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है जी, दोनों का रेशियो ले लिया। और अब हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच। तो A फॉरवर्ड अपॉन A बैकवर्ड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच आर बाय आर टी। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख दीजिए। जिनकी भी फर्स्ट क्लास है, देखो बेटा, उन सब के लिए मैं बता दूं, फर्स्ट क्लास अगर आपकी है इस प्लेटफॉर्म पे, तो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को बीच से देखना मत स्टार्ट करो, उस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। हाँ, जब किसी सब्जेक्ट में नया चैप्टर स्टार्ट हो तो वहां से आप लाइव कंटिन्यू करें, ये ध्यान रखें। बीच में से आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा ये रूल बना लीजिए,
फर्स्ट लेक्चर, जिस चैप्टर, जो चैप्टर बीच में वहां से स्टार्ट मत करिए, उसके फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए। हाँ, अगर कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा तो वहां से फिर आप लाइव देख सकते हो। मुस्कान बेटा, 10 बातें हर चीज को 100 बार बुलवाने से कोई फायदा नहीं है ना। जो चीज मैं बोल चुका हूं तुम वापस उसी को पूछोगे तो इसका मतलब तुम शायद सुन नहीं रहे हो। मैंने इतनी देर में जो बोला तुमने उसको सबको जीरो कर दिया। सर शीट के अलावा कुछ और करना और नहीं करना ना, तो इतनी देर से मैंने क्या बोला भाई? है मुस्कान, क्या बोल रहा था इतनी देर से मैं? ध्रुव सोनी जी, ये जो लाइक क्वेश्चन तुमने पूछा ना, इसका जवाब 50 बार से ज्यादा दे चुका हूँ, मोर देन, यानी हर क्लास में 2 बार, 3 बार भी दे चुका हूँ। लेकिन शायद तुम्हारे कान कमजोर है, या तुम सुनना नहीं चाहते हो, या तुम्हारा कंप्यूटर खराब है, या तुम्हें आदत है शक करने की। और फिर क्या होता ना, ये चीजें परेशान करती, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। फिर ये समझ में आई बात कि जो चीज बोलो, क्या होता ना, जैसे किसी को बताओ कि यार, कोई पूछे ना आपसे, जैसे कोटा में हो, यार जयपुर का रास्ता किधर है, तो आप उससे जयपुर का रास्ता बता, देखो जयपुर का रास्ता इस तरफ है। फिर आप वापस पूछोगे, अच्छा इसी रास्ते से जयपुर पहुंचेंगे क्या? अरे पहले आपने पूछा जयपुर का रास्ता किधर है, किसी ने बताया कि ये तरफ है, फिर आप अच्छा जयपुर इसी रास्ते से जाना है क्या? अरे भाई पहले क्या पूछा और अब क्या पूछा, फिर पूछ लो। चलिए जी, अब आगे बढ़ रहा हूं। अब इसी फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू, तो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए एफ अपॉन ए बी ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग एल एन के टी एल एन ए एफ अपॉन ए बी माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1/t। एक तो मैं यहां पर आपको बता दूं, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमने काइनेटिक्स में भी बहुत सारे किए, लेकिन काइनेटिक्स में जब कर्व प्लॉट किए थे तो वो थे रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t, और यहां पर जो कर्व हम प्लॉट करेंगे वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1/t। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम है, ये जो डेल्टा एच है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक तो यहां पर जो स्लोप है वो है माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। अब अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ जैसा कि एंडोथर्मिक में होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कर्व दो तरह से होंगे, कर्व ऐसे भी हो सकता है, कर्व ऐसे भी हो सकता है। पॉजिटिव स्लोप है इसका मतलब डेल्टा एच आर नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप है इसका मतलब डेल्टा एच आर पॉजिटिव। लेकिन इवन मैंने तो अभी जो कर्व बनाए उसमें दोनों में इंटरसेप्ट को पॉजिटिव दिखाया है। क्या ये कोई जरूरी है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही हो? नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है, कर्व ऐसे भी हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव। इसमें दोनों में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसमें दोनों में इंटरसेप्ट नेगेटिव है। एक ही बात है नंदिनी, डेल्टा एच लिखो डेल्टा एच आर लिखो। ठीक है जी, जल्दी से, और इन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो मैंने पूछा ये तो एग्जैक्टली इसी तरह से जेई में पूछा हुआ भी है, एग्जैक्टली इसी तरह से जेई में पूछा हुआ भी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है बेटा, ये यूं कह सकते हो किसी के टी। देखो एक ही चीज को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं जिनको लास्ट क्लास में कुछ किया नहीं तो उनको कुछ पता नहीं चलता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं, के लिख सकता हूं, के सी लिख सकता हूं, के पी भी लिख सकता हूं मैं। तो ये नहीं कि ऐसे के टी कैसे हो गया, अरे भाई
जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट्स इट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने के बहुत सारे तरीके, वो लिख सकते हो। के टी मतलब टी टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। केवल के भी हो सकता है, के इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। पढ़ के आया करो बेटा, थोड़ा सा ना ढंग से पढ़ा करो, ढंग से होमवर्क किया करो, तो मुद्दों पर क्वेश्चन पूछोगे, मुद्दों पर क्वेश्चन पूछोगे। नहीं तो क्या होता, हम इधर उधर के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। चलिए, अब ये तो बात होगी इससे रिलेटेड। अब अगर मुझे किसी T1 टेम्परेचर पर, इसी इक्वेशन जो अभी मैंने लिखवाई थी उसी को यूज कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, बट अगर किसी T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KT1, डेल्टा एच, ए फॉरवर्ड, ए बैकवर्ड, ये सब टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। तो चाहे T1 टेम्परेचर हो चाहे T2 टेम्परेचर हो, डेल्टा एच वही रहेगा। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक अजम्पशन है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो कि डेल्टा एच जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, किरचॉफ इक्वेशन भी यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम मानते हैं कि जो डेल्टा एच है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। चाहो तो एक लाइन लिख लेना, assuming delta HR to be temperature independent। ठीक है, तो ये T1 टेम्परेचर पर, ये T2 टेम्परेचर पर, दोनों का डिफरेंस अगर हम ले लेते हैं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, 2 - 1 कर रहा हूं, तो ln k T2 - ln k T1 इक्वल्स टू डेल्टा एच आर 1/T1 - 1/T2। दिस इक्वेशन इज नोन एज वांट ऑफ इक्वेशन। इसे कहा जाता है वांट ऑफ इक्वेशन, जिसका यूज क्या है, जिसका यूज यह है कि अगर मुझे अब किसी T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो मैं किसी T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे काइनेटिक्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, किसी T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट पता है तो किसी T2 पर निकाल सकते हैं। वहां रेट कांस्टेंट था, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, वहां एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहाँ उसकी जगह डेल्टा एच है, ये डिफरेंस है, यहाँ उसकी जगह डेल्टा एच है। तो ये तो बात होगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसका एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं जी। वेरी गुड बेटा, किसी ने पूछ लिया। हाँ समर्थ बेटा, मैं भी कुछ बोल दूं उल्टा सीधा तो बुरा लग जाएगा, या तो पढ़ना छोड़ दो या फिर काइनेटिक्स पढ़ो, या तो जेई की तैयारी छोड़ दो या काइनेटिक्स पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीजें जो पूछ रहा हूँ ना, काइनेटिक्स में बहुत डिटेल में आ चुका है, लेकिन शायद तुम्हें पता ही नहीं है, तुम किसी और ही दुनिया में हो। तो या तो पढ़ना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, या पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, पुराना जो पढ़ाया गया उसको दिमाग में रखो। और बाकी जनता भी देखो, ये जो बाकी जनता, ठीक है जी। चलो, इससे रिलेटेड अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, क्या ऐसा बोल सकता हूं? क्या जब भी मैं ऐसा कह सकता हूं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा? वो यहां से भी बता सकते हो, यहां से भी बता सकते हो, दोनों तरीके हैं,
दोनों तरीके हैं, लेकिन चलिए पहले मैं यहां से बता देता हूं, आपको यहां से बता देता हूं। ये 1/T है, देखो इधर 1/T, इसका मतलब टेम्परेचर, अगर 1/T की वैल्यू बढ़ रही है यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इधर जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टी की वैल्यू कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है, और टी की वैल्यू 1/T की वैल्यू कम होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। समझ में आया? तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। ग्राफिकली मैंने समझा दिया, चलो मैं फॉर्मूले से भी समझा देता हूं, पहले एंडोथर्मिक के लिए बता देता हूं, ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, फिर एक्सोथर्मिक के लिए बता दूंगा। तो एक इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है सब, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो T2 इज ग्रेटर देन T1। अब T2 ज्यादा है तो 1/T1 की वैल्यू कम होगी, 1/T2 की वैल्यू कम होगी, 1/T1 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, यानी राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन जीरो। तो राइट हैंड साइड ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ln k T2/K T1 इज ग्रेटर देन जीरो। अब अगर लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तभी होती है जब ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, दैट मींस T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट से ज्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा इस लाइन का मतलब है कि रिएक्शन और फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ज्यादा हो जाएगी। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जबकि यही एक्सोथर्मिक का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यही एक्सोथर्मिक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव होता है। फटाफट से इस चीज को लिखो, बहुत डिटेल में सारी चीजें मैंने लिखी हुई, सिस्टमेटिकली छोटी छोटी स्टेप्स, कैसे कंक्लूजन तक पहुंचना है, सब बोर्ड पर लिखा हुआ है, ताकि आप 15 दिन बाद 2 महीने बाद जब रिवीजन करो तो हाँ सब समझ में आए कि ये रिजल्ट कहाँ से आया है, ये हम कैसे बता पा रहे हैं। ये नहीं कि ठीक है जंप कर गया इस इक्वेशन, फिर डेल्टा एच पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब ये रेशियो 1 से ज्यादा होगा। बट साथ में आप फटाफट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी लिख दीजिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। अब इस केस में डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी लेस देन जीरो होगी, लेस देन जीरो। अब अगर ये लेस देन जीरो, इसका मतलब T2/K T1 ये लेस देन 1 है, और अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कम है, T1 पर ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट कम हो गया, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है। तो शॉर्ट में याद कैसे करना है? देखो शॉर्ट में कैसे याद, हर एक चीज क्या होता है मैं आराम से पहले डिटेल में बताता हूं, फिर आप उसको शॉर्ट में याद ऐसे रखो। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में जाएगी, एक्सोथर्मिक का बढ़ाओगे तो बैकवर्ड में आएगी। राइट, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक बैकवर्ड आएगी। ये शॉर्ट में आपको याद रखना है, मतलब हर रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड में नहीं जाती है, कोई फॉरवर्ड में जाती है।
ठीक है जी। तो चलिए ये तो पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने में, देखो उससे पहले हमने तीनों केसेस लिए थे, किसी में मोल्स डाले, किसी में मोल्स निकाले, किसी का वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम किया, ज़्यादा किया इनर्ट गैस डालने पर, इनमें किसी में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। सैफी बेटा आपने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अनचेंज रहता है, ऐसा? वापस नोट्स को पढ़ना बेटा, वापस नोट्स को। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा है, यहां पर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड में जाएगी, कम होगा तो बैकवर्ड में आएगी। ये आपको याद रखना है। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जैसे अब यहां पर मान लीजिए कुछ रिएक्शन हमें दे रखी है, आप सबको ये पता है कि जब अमोनिया बनती है N2 + H2, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर मैं आपसे कहूं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बताओ ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर ये भी किस तरफ जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर ये भी किस तरफ जाएगी? जल्दी से बता दो। तीनों का एक साथ आंसर लिखना, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, F B B F F F F F B B B। F मतलब फॉरवर्ड, B मतलब बैकवर्ड। तीनों का एक साथ लिखो। तो देखो एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड, लेकिन ये दोनों एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड, BFF। ठीक है जी, BFF। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ये दे ही नहीं रखा हो कि ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, तो वो भी हम कुछ रिएक्शंस के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कुछ रिएक्शंस के लिए कैसे प्रेडिक्ट करना है कि वो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, इसका भी तरीका बता देता हूं। तो इसमें ध्यान रखिए कि जो डीकंपोजिशन वाली रिएक्शंस होती हैं, डीकंपोजिशन मतलब टूट रहा है, जैसे PCl5 PCl3 और ये Cl2 है, में टूट रहा है, तो ये टूटना मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एंडोथर्मिक। HI को तोड़ के H2 और I2 में ले जा रहे हो, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। अब यहां पर भी आप बता सकते हो, देखो इसको रिवर्स करके देखोगे तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, रिवर्स में देखोगे तो यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जब अमोनिया से N2H2 बनाओगे तो तोड़ रहे हो, यानी एंडोथर्मिक। तो उल्टा करके लिख दिया तो एक्सोथर्मिक। तो एक लाइन याद रखना, जितनी भी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है वो सब एंडोथर्मिक होती है, वो सब एंडोथर्मिक होती है। चलिए ये मैंने आपको यहां पर लिख दिया, किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, किसका कम होगा, कौन बैकवर्ड जाएगी, कौन फॉरवर्ड जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, इसी का ही पार्ट ले रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज करने पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए हम सबको पता है कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। सेम ग्राफ हम काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपको बता दूं, काइनेटिक्स में भी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा था, यहां पर भी पढ़ रहे हैं, तो सेम चीज है, रिपीट हो रहा है हर एक चीज, ये जो पार्ट है वो बिल्कुल रिपीट हो रहा है, बता दूं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, लेकिन वो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करता है, तो बैकवर्ड को भी कम करता है, दोनों को ही कम करता है। ऐसा नहीं किसी एक को कम कर रहा, वो फॉरवर्ड को भी कम करता है, वो बैकवर्ड को भी कम करता है। तो के फॉरवर्ड, अगर कैटलिस्ट की अब्सेंस में रेट कांस्टेंट की बात करें तो के फॉरवर्ड ए फॉरवर्ड e⁻ EA फॉरवर्ड बाय RT। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी पहले EA फॉरवर्ड थी, अब EA फॉरवर्ड -x हो गई, E की पावर को अलग अलग कर दिया, EA फॉरवर्ड को अलग कर दिया, x को अलग कर दिया, तो ये वाली टर्म यहां पर अलग से आ गई, e⁻x/RT। और इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, k फॉरवर्ड। तो नया जो k फॉरवर्ड है, नया k फॉरवर्ड जो है वो ओल्ड k फॉरवर्ड इनटू e⁻x/RT, मतलब रेट कांस्टेंट किस फैक्टर से बढ़ गया, e⁻x/RT से। जिन्होंने काइनेटिक्स में किया हुआ उन्हें लगेगा अरे सर ये तो सब पढ़ा हुआ है,
ये सब पड़ा हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली ये चीज, तो जब भी कैटलिस्ट यूज करते हैं फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इस फैक्टर से बढ़ गया ई की पावर एक्स बाय आर टी, बट याद है क्या फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ही बढ़ेगा या बैकवर्ड नहीं बढ़ेगा? या बैकवर्ड नहीं बढ़ेगा तो भैया फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, बैकवर्ड भी बढ़ेगा, फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, बैकवर्ड भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो फॉरवर्ड की भी कम हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की भी कम हो रही है, तो जो नया के बी डैश होगा वो भी के बी इंटू ई की पावर एक्स बाय आर टी होगा। अब अगर मुझे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो क्या करूंगा? के एफ डैश अपॉन के बी डैश। लेकिन देखा जाए तो जो के एफ डैश अपॉन के बी डैश है वो के एफ अपॉन के बी के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, रेशियो लेने पर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो जो है वही आएगा। मतलब कैटलिस्ट यूज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहेगा। मतलब ना तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा ना इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। बस इसमें एक छोटी सी चीज होती है, इक्विलिब्रियम अचीव होने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है, टाइम जो है वो कम हो जाता है। ये कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बट हेल्प्स इन अटेनिंग इट रैपिडली। इक्विलिब्रियम जल्दी से आप अचीव कर पाते हो, ये ध्यान आपको रखना है। टाइम कम लगेगा, वो भी कितना कम लगेगा वो तो नहीं बता सकते, बट हाँ कम लगेगा ये हम कह सकते हैं। तो दिस इज अबाउट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लिखते जाइए लिखते जाइए बेटा। अब नहीं, अभी मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट ही करना है, तो जिसका थोड़ा बहुत लिखने में रह गया तो क्लास के बाद जब पीडीएफ आ जाए या वीडियो बैक करके फिर लिख लेना। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हो गया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी हो गया। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है जी। चलिए, और बार बार मैं बीच में ये भी आपको बता देता हूं कि अगर रिलेवेंट क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे तो उसी के जवाब मिलेंगे। सबके कमेंट दिखते हैं, लेकिन जो सही क्वेश्चन होगा उसी का आंसर मिलेगा। इधर उधर की बातें, इधर उधर के कमेंट के कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलने वाला है। तो वो स्टूडेंट्स अपना टाइम खराब ना करें, दूसरों का भी ना खराब करें, क्योंकि ऐसे अगर मैं जवाब देता रहा ना तो पूरी क्लास में बिना फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाए रह जाऊंगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑनलाइन जिनको पढ़ने से मतलब नहीं है, इधर उधर की बातों से मतलब है। बेटा पीडीएफ नहीं मिले तो वीडियो पीछे चला के, वीडियो मिल जाता है उसको पीछे करके देख लिया करो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब इस चैप्टर में आगे वाले पार्ट पर, तो ये जो पार्ट अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पार्ट है ये एक तरह से, यानी ऐसा नहीं जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आयनिक का, तो आयनिक का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा खासा यूज होता है। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आयनिक को समझने में कम मुश्किल होगी। लेकिन हाँ, एक छोटा सा पार्ट और बता रहा हूं, वो भी आयनिक के लिए बहुत जरूरी है। आयनिक इक्विलिब्रियम समझना है तो ये बातें भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, यानी एक साथ अगर एक कंटेनर में एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक साथ एक कंटेनर में एक से ज्यादा रिएक्शंस हो रही है तो वहां पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमें बताना है। रोहित ने क्वेश्चन पूछा टेम्परेचर वाला ले शटलियर से बताइए ना। बेटा टेम्परेचर वाला ज़्यादा अच्छा, तुम इक्वेशन से ही कर लो, ली शटलियर से भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं आती है ना रोहित? तो ज़्यादा अच्छा है ली शटलियर से नहीं, केवल इक्वेशन से करो। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं। तो इसको समझने के लिए पहले दो तीन छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा। ये एक रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, सेम रिएक्शन बट दो अलग अलग कंटेनर में कर रहे हैं। सेम रिएक्शन बट दो अलग अलग कंटेनर में कर रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों में कुछ डिफरेंस है, क्या है वो बताऊंगा। तो हमने क्या किया, इस कंटेनर में ए के ए मोल्स डाले और इस कंटेनर में सी के सी मोल्स डाले।
इसमें ए डाला, उसमें सी डाला। डेफिनेटली कह सकते हो कि यहां पर इसमें से क्योंकि ए डाल दिया तो ये रिएक्ट करके बी और सी बनाएगा। तो मान लीजिए बी के एक्स मोल बन गए, सी के भी एक्स मोल बन गए, बी के एक्स मोल बन गए और सी के भी एक्स मोल बन गए। लेकिन क्या यहां पर रिएक्शन होगी? क्या नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि केवल आपने सी डाला, बी तो डाला ही नहीं है, तो सी भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सी तभी रिएक्ट करेगा जब बी चाहिए और आपने बी तो डाला ही नहीं। तो यहां कुछ भी नहीं होगा, बस कंटेनर में सी के सी मोल्स रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ठीक है, ये फाइनल सिचुएशन आ जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या किया, पहले इसमें ए डाला था और इसमें सी डाला था। अब हम आपस में अब यहां पर सी डालेंगे और इसी कंटेनर में, इसी प्रोसेस में अब यहां पर सी के सी मोल्स डालेंगे और यहां ए के ए मोल्स डालेंगे। राइट, चलिए लिख देता हूं। तो यहां पर अब मैंने क्या किया, इसके सी मोल्स डाल दिए और यहां पर इसके ए मोल्स डाल दिए। सी तो पहले से थे, ए डाल दिए। अब क्या होगा, यहां ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ गया था और आपने इक्विलिब्रियम आने के बाद इसमें प्रोडक्ट के सी मोल्स डाल दिए। तो अब ये रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मतलब x प्लस सी माइनस वाई। इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, लिखने का तरीका, यानी c प्लस एक्स बैकवर्ड में जाएगी माइनस वाई। अगर ये y रिएक्ट करेगा तो ये भी y रिएक्ट करेगा और इसका y बनेगा। इस केस में y यहां बनेगा, रिएक्शन y पीछे चली गई साहब। तो फाइनली कंटेनर में इस वाले कंटेनर में C की कंसंट्रेशन C प्लस एक्स माइनस वाई, B की कंसंट्रेशन x माइनस वाई, A की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स प्लस वाई। मतलब यूं कह दो, पहले ये x फॉरवर्ड में आई थी, फिर y बैकवर्ड में चली गई, यानी कुछ भी वैल्यू भी ले सकते हो। x फॉरवर्ड में आई, y बैकवर्ड में चली गई वापस, यानी नेट x माइनस वाई फॉरवर्ड में आई, ये भी आप बोल सकते हो नेट x1। हाँ, दूसरे कंटेनर में क्या होगा? दूसरे कंटेनर में क्या होगा, अब आपने ए डाल दिया तो अब ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जाएगी, अभी भी फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में तो नहीं आ सकती क्योंकि बी है ही नहीं। तो चलिए मान लेते हैं यहां पर अब ये फॉरवर्ड में कितनी गई, ए माइनस जेड, जेड यहां रिएक्ट कर गया जी, और इसका भी जी बना और ये सी प्लस जी हो गया सब। देखा जाए, यानी अब फाइनली दोनों कंटेनर में इक्विलिब्रियम आ गया, यहां पर भी और यहां पर भी इक्विलिब्रियम आ गया। दोनों कंटेनर में देखा जाए तो आपने यहां पर भी ए और सी मोल्स डाले, यहां पर भी ए और सी मोल्स डाले, यानी जो अमाउंट डाली गई है यहां पर भी उतनी है, यहां पर भी उतनी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां ए पहले डाला, यहां सी पहले डाला है। सीक्वेंसिंग चेंज कर दी, सीक्वेंसिंग चेंज कर दी। क्वेश्चन अब ये आता है, इस कंटेनर में फाइनली ए की कंसंट्रेशन और इस कंटेनर में फाइनली ए की कंसंट्रेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? इस कंटेनर में ए की कंसंट्रेशन और इस कंटेनर में ए की कंसंट्रेशन बराबर होगी या बी की कंसंट्रेशन यहां और यहां बराबर होगी या अलग अलग होगी? सी की कंसंट्रेशन यहां और यहां, ये कंपेयर करना आप बताइए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने पूछा है, बहुत क्लियरिटी। क्या दोनों कंटेनर में ए की कंसंट्रेशन सेम होगी, दोनों कंटेनर में बी की कंसंट्रेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी?
डिफरेंट सेम डिफरेंट, ऐसा किसी की बराबर, तीनों की सेम होगी। डिफरेंट होंगी बट रेशियो बराबर होगा, डिफरेंट होंगे। x माइनस वाई किसी ने लिखा है इक्वल्स टू z। तो चलिए आंसर मैं बता देता हूं, कुछ बहुत सारे सही आंसर भी आ रहे हैं, गलत भी है, मिक्स्ड आंसर है। तो आंसर इस दोनों में सेम होगी, यानी ए की कंसंट्रेशन जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, बी की जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, सी की कंसंट्रेशन जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखा जाए तो क्या है, अगर जैसे मैंने आपसे कहूं कि कहीं एक वेरिएबल लेना है, आपने वेरिएबल z ले लिया, और कहीं आप कहोगे नहीं सर मैं तो z की जगह x माइनस वाई लूंगा, तो आंसर तो वही आएगा। यहां से अगर देखा जाए, इसको थोड़ा ढंग से देखो, तो ये है ना ए, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं यहां पर, तो ये माइनस वाई आ जाएगा। यहां पर x माइनस वाई है ही है, यहां पर भी x माइनस वाई है। कंपेयर करो, देखो क्या डिफरेंस हो दोनों में। यहां x माइनस वाई, ये x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, यहां उसकी जगह z लिखा हुआ है। जब आप सॉल्व करोगे केसी का एक्सप्रेशन, तो यहां पर x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वही यहां z की वैल्यू आएगी, x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वही यहां z की वैल्यू आएगी। या x माइनस वाई कॉमन है तो मैं इसको कुछ नया वेरिएबल लिख दूं, और क्या लिखूंगा, z लिख दो बात। या आप कहते हो नहीं सर x माइनस वाई को मैं p ले लूं, तो p मस्ट बी इक्वल टू z, यहां से देख सकते हो। या ये चीज मैं यहां से आपको बता देता हूं, एक्सप्रेशन लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने यहां पर, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, ठीक है। अब आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो देखो ये x माइनस वाई, उसकी जगह z, ये x माइनस वाई, उसकी जगह z, ये x माइनस वाई, उसकी जगह z, तो z की वैल्यू x माइनस वाई के बराबर आएगी। यानी अल्टीमेटली दोनों कंटेनर में ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, सी की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। इसका कंक्लूजन ये है कि किसी भी कंटेनर में कौन सी चीज पहले डालते हो, कौन सी चीज बाद में डालते हो, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं आपको, किसी भी किताब में कहीं नहीं मिलेगी। बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो समझने के लिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि काम की चीज जो है, यानी किसी भी कंटेनर में कौन सी चीज पहले डाल रहे हो, कौन सी बाद में डाल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम पर तो आंसर वही आएंगे, इक्विलिब्रियम पर आंसर वही आएंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। चाहे ए पहले डालो, चाहे सी पहले डालो, एक साथ डालो, टुकड़ों टुकड़ों में डालो, थोड़ा ये फिर थोड़ा ये फिर थोड़ा ये फिर थोड़ा ये डालो, आंसर विल रिमेन सेम। तो हमें ऐसे सोचना जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। हमें ऐसे सोचना है बेटा, जो भी तुम पूछ रहे हो ना, फालतू की बातें ढंग से समझो, जितना बताया। उसके अलावा सारे डाउट जो आपके आ रहे हैं वो थोड़े अजीबो गरीब है, थोड़े प्रैक्टिस करोगे है ना तो सब समझ में आएगा। तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, सब कमेंट पढ़ता हूँ। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों को पुराना कुछ भी नहीं याद नहीं रहता, उन्हें लगता है कि सर मेरा डाउट नहीं है। तुम्हारा डाउट बहुत बेकार है, इसीलिए वापस से लेक्चर सुनो। ये बातें मेरी क्या होती है, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बुरी लग सकती है, लेकिन क्या करो, सच्चाई बतानी पड़ती। नहीं तो आदमी को लगता है मैं बहुत सही चल रहा हूँ, मैं बहुत सही कर, मेरा क्वेश्चन का लेवल बहुत सही है, लेकिन उनको सच्चाई बतानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ये है। और क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो एक्स्ट्रा, किसी बुक में कोई आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ाती ही नहीं है, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ तब जा ये बता रहा हूँ, नहीं तो कोई बताता ही नहीं है आपको, ये भी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मतलब कौन सा सब्सटेंस पहले डाल रहे हो, कौन सा बाद में डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये जरूर है, आप ये कह सकते हो z की वैल्यू x माइनस वाई, यानी z इज लेस देन x। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में आ गई थी, बट c डालने से वापस बैकवर्ड में चली गई, सी के सी मोल्स डालने पर फिर बैकवर्ड में चली गई। तो यहां क्या हो रहा है, यहां मान लीजिए यूं, इसको ऐसे समझो, इसको मैं डेटा से समझाता हूं कि अगर ए और सी के एक साथ मोल्स डाल रहे हो, तो मान लो ए और सी एक साथ डाला तो इसके 7 मोल रिएक्ट करें, कितने, 7। ए और सी के को एक साथ डाला तो 7 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, नेट 7। लेकिन केवल ए डाला तो क्या हुआ, पहले 7 से ज्यादा मोल्स रिएक्ट कर गए, मान लो 10 मोल्स रिएक्ट कर गए, केवल ए डाला तो 10 रिएक्ट
कर गए, लेकिन फिर वापस सी डालोगे ना तो 3 वापस पीछे आ जाएंगे। पहले 10 रिएक्ट कर गए थे, 3 वापस पीछे आ गए, तो नेट यहां पर भी 7, नेट यहां पर भी 7, यानी 7 7। हाँ, पहले ज्यादा रिएक्ट करेंगे क्योंकि सी नहीं डाला था। इसी चीज को हम ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। इसी चीज को अब मैं ऐसे बताऊं यहां पर, यानी ये जो z है, अगर केवल z और x को कंपेयर करें तो x इज ग्रेटर देन z, वो समझ में भी आ रहा है बिकॉज z इज इक्वल टू x माइनस वाई, यानी इसमें सबसे बड़ा क्या है x। फिर उसके बाद कह सकते हो कि x सबसे बड़ा है और z उसमें छोटा है, सबको कंपेयर नहीं करें x और z को। इसी चीज को एक नाम दिया जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब मैं आपको इस चीज को ऐसे समझाता हूं कि एक कंटेनर में आपने ए के ए और सी के सी मोल्स डाले, और अब हम इस कंटेनर में केवल ए के ए मोल्स डाल रहे हैं, सी डाल ही नहीं रहे, सी डाला ही नहीं है, केवल ए के ए मोल्स डाले, यहां पर ए और सी दोनों डाला, मतलब यहां रिएक्टेंट भी डाला, प्रोडक्ट भी डाला, यहां केवल रिएक्टेंट डाला। देखो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जाएगी, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जाएगी। यहां पर एक में से एक्स मोल रिएक्ट कर रहे हैं, यहां ए में से जेड मोल रिएक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है क्या दोनों जगह एक्स की सेम अमाउंट रिएक्ट करेगी? क्या यहां जितना एक्स ए रिएक्ट सॉरी ए की सेम अमाउंट रिएक्ट करेगी? क्या यहां जितना ए रिएक्ट करेगा इतना ही ए यहां रिएक्ट करेगा? नहीं, यहां ज्यादा रिएक्ट करेगा, यहां कम रिएक्ट करेगा। यहां 10 मोल्स रिएक्ट करेंगे, यहां उससे कम होंगे। वैल्यूज ऐसे ही ले रहा हूं, 10 होंगे तो यहाँ 10 से कम होंगे, वो 8 हो 9 हो 5 हो 2 हो कुछ हो, कम रिएक्ट करेगा। दिस इज नॉन एज कॉमन आयन इफेक्ट। वर्ड कॉमन आयन यूज होता है, बट कॉमन प्रोडक्ट इफेक्ट भी बोल सकते हो। अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट के कुछ मोल्स प्रेजेंट है तो रिएक्टेंट अब उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, रिएक्टेंट अब उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, कम होता है। क्योंकि रिएक्टेंट कहेगा यार ऑलरेडी तो प्रेजेंट है तो मेरी क्या जरूरत है, वो बनाएगा लेकिन कम। जैसे यूं समझ लो ना, समथिंग लाइक दैट कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास खाने के बहुत सारे पैकेट्स हो, यानी मान लो आप 2 भाई बहन हो, ऐसे रैंडमली ले रहा हूं, और आपके पास ऑलरेडी खाने के 4 चिप्स के 3-4 पैकेट हैं, मम्मी के पास एक एक्स्ट्रा पैकेट और है, और एक छोटा भाई बहन उसके पास नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा, पहले उसको मिलेगा, या आपको मिलेगा तो भी कम मिलेगा, कि ऑलरेडी आपके पास है। ऑलरेडी आपके पास जो चीज ऑलरेडी आपके पास है तो कोई और उस चीज को आपको उतना नहीं देगा, कम दे भी देगा तो कम देगा। दिस इज नॉन एज कॉमन आयन इफेक्ट। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं x इज ग्रेटर देन z, ये हमने पहले भी देखा है, x इज ग्रेटर देन z। दिस इज नॉन एज कॉमन आयन इफेक्ट। नॉन एज बोला यही जाता है वर्ड कॉमन आयन इफेक्ट, चाहे आयन हो या ना हो। कॉमन आयन मतलब ऑलरेडी प्रोडक्ट है, सी ऑलरेडी डाला हुआ, चाहे सी ऑलरेडी डाला हुआ, चाहे बी ऑलरेडी डाला हुआ, कोई भी डालोगे तो अब ए उतना नहीं जाएगा, ए पहले से कम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसी चीज को एक क्वेश्चन से समझा देता हूं। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच एट इक्विलिब्रियम। सेम रिएक्शन हो रही है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -5, इसका भी 10 की पावर -5। यहां पर ए के 0.1 मोल्स डाले, कंसंट्रेशन ही मान लो, इसकी भी कंसंट्रेशन, लेकिन यहां पर केवल कंटेनर में ए डाला और यहां कंटेनर में ए और सी दोनों डाला। अब आपको बताना है यहां ए कितना रिएक्ट करेगा, यहां ए कितना रिएक्ट करेगा। मान लेते हैं यहां एक्स, यहां वाई, यहां एक्स और यहां वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल के जल्दी से बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -5, यहां पर भी 10 की पावर -5। किसी ने कहा सर हम छीन लेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, पता चला छीनने के चक्कर में जो थे वो भी चले गए।
आंसर बताइए। बिल्कुल सही, गौरव का आंसर आया है, संदीप का भी आंसर आया है, अभय का भी आया है, निधि का भी आया है, सोनू का भी आंसर आया है। एक ही बार लिखो बेटा, बार बार मत लिखो। राग, आदित्य, प्रिंस, पार्थ, गौरव, गौरव मैं पहले भी नाम बोल चुका हूं ऐसा लग रहा है। प्रियांश, प्रियांशु, अक्षत, अमन, सौरभ। चलिए तो देख लेते हैं फटाफट से। देखो ये कोई नया नहीं, ये देख लीजिए यहां पर 0.1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, 0.1 माइनस वाई, वाई और 0.1 प्लस वाई। राइट, एक्सप्रेशन क्या होगा यहां पर, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स। यहां क्या होगा, वाई 0.1 प्लस वाई अपॉन 0.1 माइनस वाई। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, तो 0.1 के रेस्पेक्ट में आप x को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो और y को। अब 0.1 के भाई वही तरीका हमारा k अपॉन 0.1, तो कह सकते हो k अपॉन 0.1, ये रेशियो 10 की पावर -4 आ रहा है, तो हम कंसंट्रेशन c के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर। लेकिन अब 0.1 के रेस्पेक्ट में y नेग्लेक्ट हुआ है, नीचे भी तो ऊपर भी तो 0.1 और प्लस y है, तो यहाँ पे भी नेग्लेक्ट होगा। यहाँ से देखिए 0.1 के रेस्पेक्ट में y नेग्लेक्ट हो रहा है, मतलब y की वैल्यू 0.1 से बहुत कम है, तो यहाँ पर भी नेग्लेक्ट कर दो। तो यहाँ से आप देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -5। जबकि यहां से अगर आप करोगे तो x की वैल्यू आएगी 0.1 उधर गया, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 10 की पावर -3, तो x की वैल्यू है 10 की पावर -3, y की वैल्यू है 10 की पावर -5। डिफरेंस देख सकते हो आप, यहां पर कितने मोल से एक रिएक्ट कर रहे हैं 10 की पावर -3, यहां कितने रिएक्ट कर रहे हैं 10 की पावर -5। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। इसके 0.1 मोल डालने के कारण ए नाराज हो गया, यूं कहता हूं, एक मैं नहीं कन्वर्ट होऊंगा, अब मैं सी नहीं बनाऊंगा लेकिन कम बनाऊंगा लेकिन कम बनाऊंगा, क्यों, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है। एक कहता फिर मेरी क्या जरूरत है, यहाँ एक की ज्यादा जरूरत है, यहाँ एक की कम जरूरत है, यहाँ ज्यादा प्रोडक्ट में जा रहा है, यहाँ कम प्रोडक्ट में जा रहा है। दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताएं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से बात करूंगा मैं। चलिए जी, ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन से ही समझाता हूं, दो तरह के मेनली क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। In a container R1, R2, reactant 1, reactant 2 are mixed. Find equilibrium pressure of each substance using following information. Find equilibrium pressure of each substance using following information. जब क्वेश्चन में जब रिएक्शंस हम देखते हैं तो समझ में आ रहा है कि R1 और R2 दोनों ही क्या है, सॉलिड है। ध्यान रखना, ये दोनों सॉलिड है, मतलब इनका प्रेशर नहीं आएगा, A, B, C। अब एक छोटी सी चीज आपको और मैं बता दूं, यहां पर अगर एक ही कंटेनर में दो रिएक्शन हो रही है, लेकिन दोनों रिएक्शन में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप उनको ऐसे सॉल्व करो जैसे दोनों रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रही है। बट अगर दोनों रिएक्शन में से कोई भी एक सब्सटेंस कॉमन है, चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट कॉमन है, तो फिर सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो ए और सी दो प्रोडक्ट हैं, यहां बी और सी है, तो दोनों में सी कॉमन है, दोनों में सी जो है वो कॉमन है, तो दोनों को आप इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब इसको ऐसे कह सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको एक चीज बताई ना, कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहां पर यूं मान के चलो कि ये जो कंटेनर होते हैं ना, इनमें जो रिएक्टेंट है ये सब बहुत स्मार्ट है, इन्हें सब पता है कंटेनर में क्या हो रहा है, इन्हें कंटेनर की हर इंफॉर्मेशन का आइडिया अंदर की, इनको सब पता है, इनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो जैसा अभी मैंने कहा कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे आप बाहर से इस कंटेनर में सी डाल दोगे, तो ऑलरेडी अगर सी के कुछ मोल्स है, तो ये जो R1 है उतना प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, इतना ही फॉरवर्ड में नहीं आएगी। अब आप कह सकते हो नहीं सर, लेकिन मैंने तो बाहर से सी डाला ही नहीं है। लेकिन कंटेनर में एक और सब्सटेंस है R2, वो तो सी बना रहा है भाई, वो तो सी बना रहा है। तो अब इस R1 को पता है कि यार कंटेनर में एक और सब्सटेंस ऐसा है, वो भी सी बना रहा है, मैं भी सी बना रहा हूं, नहीं सी दो जगह से आ रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा नाराज हो जाएगा भाई, फिर वो थोड़ा सा नाराज हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा यहां से भी तो सी आ रहा है, तो फिर सारा मैं ही क्यों बनाऊं, थोड़ा मैं बनूंगा, थोड़ा यहां से आ जाएगा, काम खत्म। यानी वो इतना सी नहीं बनाएगा। अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही होती तो इससे जो सी बनता ज्यादा बनता, बट ये रिएक्शन भी कंटेनर में हो रही, उससे उसके कारण अब यहां से जो सी बनेगा वो कम बनेगा।
और वही चीज R2 भी सोच रहा है साहब। R2 भी कहेगा मेरे लिए भी वही वाली बात है। अगर ये रिएक्शन हो रही तो अब R2 कहेगा मैं उतना सी नहीं बनाऊंगा, क्यों, थोड़ा यहां से आ जाएगा, थोड़ा मैं बना दूंगा, बात खत्म, एडजस्टमेंट। तो मतलब ये दोनों रिएक्शंस अगर अलग अलग कंटेनर में हो रही होती तो ये भी अच्छी, मान लो ऐसे डेटा ले लेता हूं, ये रिएक्शन मान लो 40% होती है एक कंटेनर में, ये रिएक्शन 30% हो रही है अलग अलग में, लेकिन आपने दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया तो अब ना तो ये 40% होगी ना ये 30%, दोनों उससे कम होगी। अब वो कितनी कम होगी वो डेटा पर डिपेंड करेगा, बट दोनों में उतनी फॉरवर्ड बनी जाएगी। हाँ, हमें कैसे सॉल्व करना है वो बता देता हूं। हमें कैसे सॉल्व करना है, तो फिर से मान लीजिए यहां पर इसके कुछ मोल्स ले लेते हैं, इसके मोल्स क्या ले लेते हैं, ए और बी। क्या ले लिया मैंने, ए और बी, ठीक है। प्रेशर है तो डायरेक्ट मैं प्रेशर ही मानूंगा, क्योंकि इसका तो प्रेशर तो यहां लिख रहे हो या नहीं लिख, बट यहां से क्योंकि KP1 KP2 दे रखा तो डायरेक्ट प्रेशर की बात करेंगे। मान लो इसमें से कुछ अमाउंट रिएक्ट करी, बट अब ये प्रेशर नहीं बोल सकता हूं, तो यहां मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, बट R1 भी कुछ रिएक्ट कर रहा है, R2 भी कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो उसके कारण, इस रिएक्शन के कारण जो A प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रेशर है P1, तो इस रिएक्शन के कारण जो C प्रोड्यूस होगा उसका प्रेशर भी P1 होगा। इस रिएक्शन के कारण लिखा भी, ध्यान रखना। अब इस रिएक्शन से B प्रोड्यूस होगा उसका प्रेशर जो है वो P2, इस रिएक्शन से जो C प्रोड्यूस हुआ उसका प्रेशर है P2, लेकिन कंटेनर में अब C जो है दो जगह से आ गया, यहां से P1 यहां से P2, तो टोटल जो है वो P1 प्लस P2 हो गया, P1 प्लस P2 हो गया। इसीलिए यहां पर भी P1 प्लस P2 लिखोगे और यहां पर भी P1 प्लस P2 लिखोगे। कहीं पर भी यहां जब लिखते हो तो कंटेनर में C का प्रेशर, कंटेनर में C का प्रेशर P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। कोई पूछे कंटेनर में C का प्रेशर कितना है तो P1 प्लस P2 बोलोगे। हाँ, P1 यहां से आया, P2 यहां से आया, खत्म, ये प्रेशर। अब KP1 का एक्सप्रेशन, KP1 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो कंटेनर में ए का प्रेशर कितना है P1 इनटू कंटेनर में सी का प्रेशर, यानी इस रिएक्शन से जो आया है कंटेनर में सी का। जैसे यहां पर भी आपने देखा होगा क्या लिखा आपने, 0.1 प्लस वाई, कंटेनर में सी के मोल्स, कंटेनर कहीं से आया उससे मतलब नहीं है। तो यहां पर भी P1 प्लस P2, यहां पर बी क्या होगा, प्रेशर ऑफ बी इंटू प्रेशर ऑफ सी, बी का प्रेशर है P2, सी का प्रेशर है P1 प्लस P2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना होगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना होगा। वैसे आसान है, डेटा बहुत शानदार दिए, डिवाइड करने के बजाय इनको ऐड कर दो, डिवाइड करने के बजाय ऐड कर दो। 110 प्लस 11 तो 121 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इधर आप खुद सोच सकते हो क्या आएगा, ऐड कर दिया मैंने, ये बहुत अच्छी तरह से स्क्वायर रूट आ रहा है, यहां से ऐड कर दोगे तो P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया तो 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो P1 प्लस P2 की वैल्यू आ गई, P1 प्लस P2 पुट कर दोगे तो यहां से P1 आ जाएगा, यहां से P2 आ जाएगा, एक P1 की वैल्यू आ रही है अगर आप देखो 10 की पावर माइनस 5, P2 की वैल्यू आ रही 10 की पावर माइनस 6। P1 is 10 raised to power minus 5, P2 is 10 raised to power minus 6। ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जा रही है, कम जा रही, जानी भी चाहिए क्योंकि इसका KP इससे ज्यादा है, तो ये ज्यादा फॉरवर्ड में आएगी, ये उतनी फॉरवर्ड में नहीं आएगी। एक बार पीछे की सारी स्लाइड्स एक सेकंड के लिए दिखा दो, वाह, एक सेकंड में सारी स्लाइड्स दिखा दो, गजब, और तुम देख भी लोगे। और इतनी देर जो 5-5 2-2 मिनट तक दिखे उसका कुछ नहीं था।
चलिए, दिस इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, ये आंसर आप देख सकते हो। अच्छा, अब आप एक काम करना, थोड़ा सा सोचना, अगर यही रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रही होती, अगर यही रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रही होती, तो आंसर्स क्या आते हैं? तो आंसर्स क्या आते हैं? क्या तब भी R1 उतना ही रिएक्ट करता? क्या तब भी R2 उतना ही रिएक्ट करता? नहीं, तब ये या जो रिएक्शन होती वो इससे ज्यादा होती। यानी दोनों को एक ही कंटेनर में डालोगे तो उतनी रिएक्ट नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग कंटेनर में डालोगे तो ज्यादा रिएक्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। इफ R1 is alone present in the container, if R1 is alone present in the container, तो अब R1 इतना रिएक्ट करता है जो कि 10⁻⁵ से थोड़ा ज्यादा है। S मान लिया मैंने, X और Y नहीं माना इस बार यहां, क्योंकि पहले मान चुके। और इफ R2 is alone present in the container, तो इस T मान लो तब वो T रिएक्ट कर रहा है, तो वो T भी Y से ज्यादा होगा। तो अगर ये इंडिविजुअली अलग अलग कंटेनर में है तो ज्यादा रिएक्ट करेंगे, एक साथ डालोगे तो कम रिएक्ट। कुछ लोग बहुत, भैया चैप्टर खत्म हो गया शिवम बाबू, R1 और R2 का प्रेशर क्यों नहीं लिखा केपी के एक्सप्रेशन में? ये लेवल देखो आप इनका, क्या बोलूं, सोचो मेरे को खून नहीं खोलेगा, मेरा खून नहीं खोलेगा। ये भाई साहब शिवम कुमार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं करके आते हैं, बस गंदगी फैलाते हैं भाई। सॉलिड हैं तो भी उनका प्रेशर लिखो, पहले कुछ किया थोड़ी तुमने? शायद शिवम कुमार कुछ होमवर्क करके आए हो, DPP 5, 6, 7 कुछ की तुमने? उसमें कभी सॉलिड आया था? उसका प्रेशर लिया तुमने? नहीं साहब, हमें तो कुछ नहीं पता, हम क्वेश्चन करे ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। बस बुल्श भी पूछ लो और फिर मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारा कुछ जवाब, बेटा अच्छा जवाब नहीं दूं तो ही, नहीं तो जवाब दूंगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन देखो बेटा, एक लेवल तक ही कंट्रोल कर सकता हूं ना मैं, एक लेवल तक ही कंट्रोल कर सकता हूं। मन में तो मेरे बहुत चल रहा है, देखो सही बता रहा हूं, मन में तो बहुत चल रहा है। और मन, अगर तुम मेरे मन को रीड कर सकते हो ना तो भाग जाओगे यहां से। करो सर, आप इतने, मेरे मन की बातें तुम्हारे तक पहुंच गई ना तो भाई साहब पूछो मत, क्या तुम शर्म से डूब जाओगे। कोई कह रहा है सर गाली दे दो, बेटा समझ जाओ ना, समझ जाओ ना, समझ तो तुम गए हो तो फिर मैं क्यों बोलूं? समझ तो तुम गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बस और ज्यादा अच्छी तरह से बोलने में तो थोड़ा कम है, मुझे पता है तुम मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो। मैं अगर मैंने x बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में तो भी 10x चला फीट चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है बेटा। इसी में आ जाता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सिक्वेंशियल इक्विलिब्रिया। ये क्या होता है भाई सिक्वेंशियल इक्विलिब्रिया? बेटा तुम्हारे एंड पर प्रॉब्लम, आवाज बहुत अच्छी आ रही है, जिसके भी आवाज की कमी है। सिक्वेंशियल इक्विलिब्रिया क्या होता है? ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है सी, वो फर्दर किसी और प्रोडक्ट में जा रहा है। काइनेटिक्स में भी किया था, काइनेटिक्स में भी क्या था कि हाँ एक रिएक्शन का प्रोडक्ट फिर वो किसी और रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन। बट यहां इक्विलिब्रियम वाली बातें हो रही है, इक्विलिब्रियम वाली बातें हो रही है। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ रहा हूं। तो ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। अब यहां पर भी क्या हो रहा है? ए से बी और सी बन रहा है। फिर से एक सिचुएशन इमेजिन करो कि एक कंटेनर में ऐसा कुछ है, एक कंटेनर में ऐसा कुछ है कि केवल ये पहली रिएक्शन ही हो रही है,
दूसरी रिएक्शन हो ही नहीं रही है। आपने कुछ ऐसा कर दिया कि दूसरी रिएक्शन हो ही नहीं रही है। और एक कंटेनर ऐसा जिसमें पहली रिएक्शन होने के बाद उसी कंटेनर में दूसरी रिएक्शन भी हो रही है। तो बताओ कहां पर ए ज्यादा रिएक्ट करेगा? क्या यहां ए की अमाउंट जो रिएक्ट करेगी ज्यादा रिएक्ट करेगी, या यहां ए की अमाउंट जो रिएक्ट करेगी वो ज्यादा रिएक्ट करेगी? जहां दोनों रिएक्शन हो रही है वहां, जहां एक रिएक्शन हो रही है वहां, कहां ए, यानी फर्स्ट केस में ए ज्यादा रिएक्ट करेगा या सेकंड केस में ए ज्यादा रिएक्ट करेगा? फर्स्ट या सेकंड? ए की अमाउंट कहां ज्यादा रिएक्ट करेगी? जल्दी से बता दो। यहां ए के ज्यादा मोल्स रिएक्ट करेंगे या यहां ए के ज्यादा मोल्स रिएक्ट करेंगे? जल्दी से बताओ। कंटेनर अलग अलग है। एक कंटेनर में हमने ये कह रहे हैं कि दोनों रिएक्शन हो रही है, एक कंटेनर में एक ही रिएक्शन, बाकी सारी चीजें सेम है। कहां ए ज्यादा रिएक्ट करेगा? सेकंड में कंज्यूम नहीं हो रहा है, यहां कंज्यूम हो रहा है। फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर में दोनों रिएक्शन हो रही है, सेकंड कंटेनर में एक ही हो रही है। मिक्स्ड रेस्पॉन्स आ रहा है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट कंटेनर में ए ज्यादा रिएक्ट करेगा। फर्स्ट कंटेनर में ए ज्यादा रिएक्ट करेगा। कैसे वो बता देता हूं। वो समझा देता हूं। क्यों? क्योंकि यूं कह दो यहां पर ए ने सी बनाया बट कुछ सी कंज्यूम हो गया, तो ए फिर से गुस्सा हो जाता भाई साहब। यहां पर ए से सी ने बनाया तो सी वापस यहां कंज्यूम हो गया, तो सी को है ना ईगो, अच्छा मैं सी बना रहा हूं, वो वापस रिएक्ट कर रहा है, और बना दूंगा, कम करके दिखाओ, यानी वो और बना देगा। ए सी बनाएगा, सी कंज्यूम होगा, वो और बनाएगा, मतलब ये रिएक्शन और फॉरवर्ड में जाएगी। अगर प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट किसी के साथ और रिएक्ट कर रहा है तो ये जो है वो और प्रोडक्ट में। हाँ देखो, नाराज तो दोनों एंगल से भी हो सकता था। अच्छा मैं बना रहा हूं तू किसी और में जा रहा है, मैं तुझे बना भी नहीं रहा हूं, ऐसा भी हो सकता था। बट ऐसा होता नहीं है। अब आपको जो ऐसा क्यों नहीं होता उसका कोई लॉजिक नहीं। बट अभी जो सोचना वैसा कि ए अगर सी बनाएगा और सी बदल देगा तो ए थोड़ा और सी बना देगा, भाई चलो ठीक है थोड़ा और बना देते हैं। जैसे होता ना कि माँ बाप वाली नेचर होती है, जैसे बच्चे कुछ गलती करे तो कोई बात नहीं, थोड़ा प्यार से समझाते हैं, चलो यार मैंने सी बनाया, सी कहीं खत्म हो गया, थोड़ा चलो थोड़ा और दे। जैसे मान लो माँ बाप ने तुम्हें पैसे दिए, तुमने थोड़े खर्च कर दिए, तो कोई अच्छा तुम्हारे पैसे खर्च हो गए बेटा, लो बेटा थोड़े और ले लो, कोई बात नहीं थोड़े और ले लो। हाँ उतने तो नहीं देंगे बट थोड़े और दे देंगे। या तुम्हारे को माँ बाप ने कुछ, मम्मी पापा ने पैसे दिए, कहीं खो गए तो मम्मी पापा लो चलो कोई बात, रो मत, थोड़े पैसे और ले लो। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, थोड़े और दे देंगे, तो वही ए कर रहा है। तो यहाँ पर ए की अमाउंट जो रिएक्ट करेगी ज़्यादा, यहाँ पर ए की अमाउंट जो रिएक्ट करेगी वो कम। तो कैसे करें अब इसको, चीज़ को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ए माइनस एक्स, एक्स बना, इसका भी एक्स बना, लेकिन यहां पर इस x में से y वापस रिएक्ट कर गया, तो p का कितना बना y, और कंटेनर में अब c की कंसंट्रेशन x नहीं है, x माइनस y है। तो यहां पर भी इस रिएक्शन में भी c के नीचे x माइनस y लिखोगे, यहां पर भी c के नीचे x माइनस y, ये नहीं कि यहां x और यहां x माइनस y है। फाइनली अब कंटेनर में c के कितने मोल्स बचे हुए हैं, x माइनस y, x माइनस वाई, यहां पर भी x माइनस वाई। हाँ अगर इस कंटेनर की बात करें तो यहां पर मैं फिर से क्या लिखूंगा, z, z और z। डेफिनेटली यहां पर अब यहां एक्स वाई और यहां z की वैल्यू सेम नहीं होगी, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। इनफैक्ट कौन ज्यादा होगा वो भी बता सकते हैं, कौन ज्यादा होगा। तो देखो यहां सिंस सी बन के रिएक्ट भी कर रहा है, तो यहां एक्स ए की अमाउंट जो रिएक्ट करेगी वो ज्यादा रिएक्ट करेगी, मतलब एक्स एक्स विल बी ग्रेटर देन सी जी। एक्स यहां अमाउंट जो ए की रिएक्ट करेगी
वो ज्यादा रिएक्ट करेगी। अब वो कितनी ज्यादा होगी वो नहीं पता, हाँ, बट ये ध्यान रखना, अब यहाँ इस कंटेनर में बी की और यहाँ बी की कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, यहाँ सी की और यहाँ सी की कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, यहाँ ए की और यहाँ ए की कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 2 रिएक्शन हो रही, यहाँ 1 रिएक्शन हो रही, सबकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, क्योंकि रिएक्शन ही अलग अलग है, रिएक्शन ही अलग अलग है, ध्यान रखना। तो एक्स और जेड को कंपेयर कर रहा हूं, और किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, वाई को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। लिख लो इस चीज को, अभी क्वेश्चन करते हैं, बट ध्यान रखना। अच्छा, इन सब में मैं कोफिशिएंट 1 1 ले रहा हूं, अगर किसी का कोफिशिएंट 2 3 है तो फिर उसके अकॉर्डिंग करोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिख लिया तो एक क्वेश्चन दे देता हूं इसके ऊपर, अगर लिख लिया है होपफुली लिख ही लिया होगा। अग्रणी सिंह कुशवाहा का एक कमेंट है, सर आई एम ऑल्सो स्टडिंग फ्रॉम ऑफलाइन बैच, बट फॉर क्लेरिफिकेशन आई स्टडीड फ्रॉम दिस बैच, यानी क्लेरिफिकेशन के, बट also but sir there are many topics that my offline teacher didn't teach that you taught। ये कमेंट है जो मैंने पढ़ा है, अग्रणी सिंह का कुछ कमेंट था, कहां से वो पढ़ रहे हैं वो ना तो उन्होंने लिखा है ना मैं बोलता हूं इसे कौन है ना, बेटा बहुत सारी चीजें हर चैप्टर में आपको डिफरेंस दिखेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं कैसा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेटा क्या होता है ना, कमेंट बताने पड़ते हैं भाई, तभी जनता को कॉन्फिडेंस आता, नहीं तो जनता को लगता है कि सब बोलते हैं ऑनलाइन में क्या है, मैं भी बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, कोई और टीचर भी बोलता है कि सब अच्छा है, पता कैसे चला, सब अच्छा बोलते हैं, आप भी बोल रहे हो सर, दूसरे भी बोल रहे हैं, और ऑनलाइन में तो क्या मैं बोल दूं, क्लास में मैंने टॉप 10 वाले बहुतों को पढ़ाया हुआ है, मेरे बहुत सारे बच्चे टॉप 10 में आए हैं, और भाई साहब कोई भी बोल देता, बहुत फर्जीवाड़ा बेटा। हाँ, अब कौन सही है कौन गलत है ये तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा, नहीं पहचानोगे, नहीं पता करोगे तो धोखा खुद खाओगे। चलिए क्वेश्चन है बहुत शानदार, KP1 एंड KP2 फॉर द गिवन रिएक्शन इफ इनिशियली A is added at 2 atmosphere, इनिशियली A का प्रेशर है 2, A का प्रेशर दे रखा है, फिर से वही X और Y मान लो, बट प्रेशर है, X और Y प्रेशर है। सर मैं एक बड़ी जगह से पढ़ता हूं, अनुराग भारद्वाज ने पढ़ाया, नाम नहीं बोलना चाहता, बट ही इज स्टडिंग फ्रॉम बिग इंस्टीट्यूट, अब आप खुद समझ सकते हो, बहुत से पढ़ा हूं, पर वहां पर इस चैप्टर को 2 लेक्चर में ही खत्म कर दिया गया है, और आज मेरा 6वां लेक्चर है, और ये 6 लेक्चर में तब मैं खत्म कर पा रहा हूं जब मैं आपको होमवर्क देता हूं, और उस होमवर्क के वीडियो सॉल्यूशन दे देता हूं, ताकि क्लास में मेरा डिस्कशन का टाइम बचे। अब आप सोचो, अगर मैं क्लास में डिस्कशन करूंगा तो ये 6 लेक्चर की जगह 10 लेक्चर में होगा, और अगर ये 10 लेक्चर में होगा तो आपका कोर्स हो ही नहीं सकता। या तो मैं क्या करूंगा, इसमें से चीजें घटा दूं, चलो ये नहीं पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते। और ऐसे एक कमेंट नहीं है, तुम सीरियसली बताओ, अमित सिंह बेस्ट सर, यस सर, मैं 12th में ऑफलाइन में था, इतना सब नहीं पढ़ाया था, वो लोग जितना आप पढ़ाते हो इसलिए आपसे पढ़कर एडवांस के क्वेश्चन बन जाते हैं। हेमंद्र सर, आई एम स्टडिंग फ्रॉम डैश ऑफलाइन बैच, बट दे आर नॉट टीचिंग एज ऑन यू आर ऑनलाइन टीचिंग। बहुत सारे भैया, बहुत सारे कमेंट है इसमें जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, झूठ में नहीं बोलता हूं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। आकांक्षा ने कहा कि माइक नीचा कर, तो माइक बेटा यार आवाज लेकिन यहां सुनते हैं। चलो जी, इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। चलिए, तो कैसे करना है वो मैं थोड़ा फटाफट से देखो सॉल्यूशन बता देता हूं, थोड़ा स्पीड अप करनी है। 2 - x, इनिशियली इसका प्रेशर 2 था, तो मान लेते इसमें से x कम हो गया, इसका x बनेगा, इसका x और में से y रिएक्ट कर गया, x बना y रिएक्ट कर गया,
x में से y रिएक्ट कर गया तो इसका 2y, राइट। तो ये फाइनली सभी के मोल्स आ गए, x माइनस वाई 2y ये सब आ गए। अब हमें कुछ नहीं करना, मेन चीज अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है अगर आप देखोगे तो फाइनली सी और डी का प्रेशर बराबर है, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ सी एंड डी बराबर, एंड टोटल प्रेशर जो है 3.5 है। तो सी और डी का प्रेशर हमारे अकॉर्डिंग, सी का प्रेशर कितना है x माइनस वाई, डी का प्रेशर कितना है 2y, तो सी और डी का प्रेशर बराबर मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 2y। तो यहां से x और y में एक रिलेशन आ गया। फिर एक और क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल प्रेशर 3.5 है, यानी ए का, बी का, सी का और डी का, ए का, बी का, सी का और डी का प्रेशर 3.5 है। ए का 2 माइनस एक्स, बी का x, सी का x माइनस वाई, डी का 2y। एक जनता यहाँ क्या गड़बड़ कर लेती, सी यहाँ और सी यहाँ, तो दो बार लिख लेते हैं कि सर देखो सी यहाँ पर है, यहाँ, अरे भाई सी कंटेनर में एक ही है, वो कितनी भी रिएक्शन में आए सी का प्रेशर एक ही बार काउंट होगा, सी का प्रेशर एक ही बार, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ दो बार नहीं आएगा, ध्यान रखना। 2y टोटल इज 3.5, तो यहां से x प्लस वाई की एक और इक्वेशन आ गई, x और इक्वल्स टू 3y है, तो x इक्वल्स टू 3y पुट कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई 3/8, x की वैल्यू आ गई 9/8, x पता चल गया, y पता चल गया, kp1 kp2 आप निकाल सकते हो, kp1 और kp2 आप निकाल सकते हो। तो दिस इज kp1 27/28, kp2 3/4, ये इनके आंसर। एक छोटा सा पार्ट और है, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, एक छोटी सी चीज और बताना हूं, फेज डायग्राम ऑफ H2O, फेज डायग्राम ऑफ H2O। देखो जब थोड़ा सा क्या होता है ना, आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो कुछ चीजें पढ़ाने में और मजा भी आता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत क्लियरली बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी जनता कहता है ये लोग एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ा देते हैं। अब किसी के पास और कुछ नहीं बचता ना, तो ये एक तरीका होता है कि ये इतने लेक्चर पढ़ाते हैं मतलब आउट ऑफ द सिलेबस। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि केवल केमिस्ट्री थोड़ी आएगी एग्जाम, या एग्जाम में केमिस्ट्री फिजिक्स में सब आती है, जो आता है वही पढ़ा रहे हैं, एक भी पॉइंट आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, एक भी चीज प्रूव कर सकता हूं। लेकिन क्या करो, बहुत पीवाईक्यूज के हैं, मैंने आपको 25 सालों के पीवाईक्यूज दिए हैं, अगर आप देखोगे मेरी शीट में तो जेई एडवांस के 25 सालों के क्वेश्चन है, आप वहां से देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या आउट ऑफ द सिलेबस है, क्या आउट ऑफ द सिलेबस है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं इवन एक और था, 5-5 10-10 साल तक मैंने पढ़ाई, 10-10 साल तक जेई एडवांस में क्वेश्चन नहीं आ और फिर आए हैं उन पर। अब या तो मैं वेट करूं जेई एडवांस वाले क्वेश्चन देंगे फिर पढ़ूंगा, अरे भाई जेई एडवांस वालों ने एक बार क्वेश्चन दे दिया तो अब वो अगले 10 साल तक तो शायद ना देवे, अब क्या पढ़ के पहले पढ़ना पड़ेगा भाई, चांस लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। मैं 25 कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, जेई वाला एक पर क्वेश्चन देगा, मैं 50 कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, जेई वाला एक पर क्वेश्चन देगा। चलिए इस पर आते हैं, फेज डायग्राम क्या है। ये फेज डायग्राम नाम शायद आपने सुना होगा, बट पॉइंट वाइज समझा। फेज डायग्राम लिखते जाओ, टेल्स अस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी टेम्परेचर प्रेशर पर ये एक सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट, मतलब वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये बताता है। राइट नाउ ये थोड़ा येलो वाला पार्ट को हटा के सोचो, तो दिस इज प्री वर्सेस टी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है ये, पी वर्सेस टी। केवल व्हाइट वाले कर्व पर फोकस करो, व्हाइट वाले कर्व पर। दिस एस रिप्रेजेंट, ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, मैं थोड़ा यहां पर चलो एक और बना देता हूं ताकि पहले ये P वर्सेस V, प्रेशर है यहां पर, और सॉरी V नहीं है, T है, P वर्सेस T। ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, मतलब ये एरिया अगर है लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। क्या मतलब हुआ वो अभी समझाता हूं।
सर मुझसे अल्फा वाले क्वेश्चन नहीं होते, तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर देख लो, उसमें अल्फा जहां पढ़ा है वो कर लो, हो जाएंगे। अब इसको समझते हैं यूज क्या है, वो यहां से समझाता हूं। लेट से हमने एक कंटेनर है, यूं समझ लो कंटेनर है जिसमें सब्सटेंस भर दिया आपने, और कंटेनर के ऊपर पिस्टन लगा रखा है जिसपे हम कोई भी प्रेशर लगा सकते हैं। ये कंटेनर है जिसमें कोई सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है। प्रेशर में मेंटेन जितना चाहूं उतना रख सकता हूं, टेम्परेचर में जितना चाहूं उतना कर सकता हूं। तो अब मैंने क्या किया यहां पर, 1 एटमॉस्फेयर, बाहर से कितना प्रेशर लगाया, 1 एटमॉस्फेयर, कितना, 1 एटमॉस्फेयर। अब प्रेशर कंटेनर पर कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर। अब आप चाहो तो टेम्परेचर T1 भी रख सकते हो, टेम्परेचर आपने T2 रखा हुआ या टेम्परेचर T3। तो क्या कोई भी टेम्परेचर हो, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट वही होगी क्या 1 एटमॉस्फेयर पर, नहीं। सब्सटेंस की 1 एटमॉस्फेयर पर अगर मैं कहूं फिजिकल स्टेट क्या, तो 1 एटमॉस्फेयर पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। तो 1 एटमॉस्फेयर पर हॉरिजॉन्टल लाइन इस सॉलिड रीजन से भी पास हो रही है, लिक्विड एरिया से भी, और गैसियस वाले एरिया से भी पास हो रही। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर T1 है या T2 है या T3 है। अगर टेम्परेचर T1 है तो 1 एटमॉस्फेयर पर हॉरिजॉन्टल लाइन, T1 पर वर्टिकल लाइन, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर। तो मतलब सॉलिड वाला है, तो 1 एटमॉस्फेयर T1 पर सब्सटेंस सॉलिड में होगा, 1 एटमॉस्फेयर T2 पर सब्सटेंस लिक्विड में होगा, 1 एटमॉस्फेयर T3 पर सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होगा। तो मुझे प्रेशर और टेम्परेचर पता है तो मैं फिजिकल स्टेट बता सकता हूं। और ये वाटर के लिए अभी हम डिस्कस करें तो पानी की फिजिकल स्टेट क्या होगी वो बता सकते हैं। यानी टेम्परेचर चेंज होने पर भी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, प्रेशर चेंज होने पर भी हो जाएगी, ये भी आप कह सकते हो। टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने पर फिजिकल स्टेट सेम होगी, लिखा हुआ है। एट 1 एटमॉस्फेयर T1 टेम्परेचर, एट T1 सब्सटेंस विल बी इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है यहां से। बट इसके अलावा ये फेज डायग्राम और क्या बताता है वो भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए T4 और T, पहले T1 T2 T3 थे, अब मैं बात कर रहा हूं T4 और T5। पहले T5 पर बात करना है। T5 टेम्परेचर अगर है और प्रेशर 1 है तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस OA कर्व पर आ रहा है। OA कर्व पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट इस कर्व पर आ रहा है मतलब सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैस स्टेट में भी होगा। लिक्विड और गैस दोनों में होगा। अगर लिक्विड और गैस दोनों में है तो ये T5 टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी एट 1 एटमॉस्फेयर T5 टेम्परेचर सब्सटेंस विल बी इन बोथ लिक्विड एंड गैस स्टेट, मतलब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। T4 टेम्परेचर पर सब्सटेंस लिक्विड और सॉलिड दोनों में, अगर सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड दोनों में है तो टेम्परेचर एट T1 एटमॉस्फेयर T4 टेम्परेचर सब्सटेंस विल बी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो T4 क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, T5 क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपको कौन सा कर्व बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है, ये OA कर्व, क्योंकि OA कर्व में लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में एक साथ है, मतलब इक्विलिब्रियम में, तो लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड और लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम है तो मेल्टिंग पॉइंट। और OC पर पता है क्या हो रहा है, OC पर सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम है। जब सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम पर होते हैं तो इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन पॉइंट, इसे बोला जाता है सब्लिमेशन पॉइंट। तो किसी प्रेशर टेम्परेचर पर, क्योंकि देखो प्रेशर चेंज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन पॉइंट सब चेंज होंगे। प्रेशर चेंज करने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट चेंज होंगे, फिक्स नहीं है। राइट नाउ मेल्टिंग पॉइंट T4 है, किसी और प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। प्रेशर चेंज करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होंगे। OB कर्व क्या बता रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। OA कर्व क्या बता रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। OC कर्व क्या बता रहा है, सब्लिमेशन पॉइंट। अगर आप पूछोगे O क्या है, तो O इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट, जहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसे बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट। पॉइंट O, ट्रिपल पॉइंट, सब लिखा हुआ बेटा, O ट्रिपल पॉइंट। इस ट्रिपल पॉइंट का
टेम्परेचर इतना होता है और प्रेशर इतना होता है, एट विच ऑल थ्री फेजेस एग्जिस्ट, जिस पर तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करती है, इसे बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये ग्राफ से हमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट पता चल जाता है, ट्रिपल पॉइंट क्या है वो पता चल जाता है, फिजिकल स्टेट क्या होगी वो पता चल जाएगी, तो किस प्रेशर टेम्परेचर पर क्या फिजिकल स्टेट होगी वो हमें पता चलेगा। दिस इज नोन एज फेज डायग्राम, दिस इज नोन एज फेज डायग्राम। बना लो, लेकिन ये ध्यान रखने वाटर का फेज डायग्राम है, अलग अलग सब्सटेंस के फेज डायग्राम अलग अलग होते हैं, हमने वाटर का फेज डायग्राम किया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, 11:35 हो चुके हैं, आपकी भी वापस क्लास है। होमवर्क दे रहा हूं अब मैं आपको डीपीपी 9 और डीपीपी 10। वैसे आई थिंक संडे को आपका टेस्ट भी है, जेई मेंस पैटर्न का, उसका सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, काइनेटिक्स भी है, रिडॉक्स, मोल और कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन देखो मैं आपको पहले भी कहा, करंट टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पीछे वालों से कम आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस है, तो ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, बट किससे आएंगे वो एक अलग, बट ये जरूर है करंट से तो डेफिनेटली आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे, जो उससे पहले और उससे थोड़े कम आएंगे, ये आप कह सकते हो। डीपीपी 9 और 10, डीपीपी 10 जो है वो आज, डीपीपी 9 10 जो आज हमने पढ़ा है दोनों उसी पर है। डीपीपी 9 में सारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले क्वेश्चन है, डीपीपी 10 में साइमल्टेनियस। डीपीपी 10 करके मजा आ जाएगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी है उसमें, मैं बता दूं डीपीपी 10 करोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि डीपीपी 10 की तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एडवांस में आते हैं, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, जल्दबाजी में नहीं होंगे, साथ साथ में करोगे तभी, यानी लेकिन प्रैक्टिस करोगे, जरूरी नहीं एक बार में सारे हो, वीडियो सॉल्यूशन है उसको देख के कर सकते हो, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं आपको, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा बात मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लास में टाइमिंग आपकी बदल जाएगी, इवनिंग में क्लास होगी 4 MWF में 4 बजे, ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट चैप्टर विल बी आयोनिक इक्विलिब्रियम। टाइमिंग्स चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्लास में अनाउंस कर रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। हाँ, इनके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनकी बाकी की एक्सरसाइज का भी होमवर्क आप कर सकते हो, थोड़ी फाइट है डेफिनेटली। चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज ओवर। चलिए आज किसका बर्थडे है, नाम सूरजा, शायद किसी ने लिखा आज बर्थडे, तो सूरजा और बाकी जिनका भी, हाँ सूरजा कहाँ गया, पाल, हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और जिनका भी बर्थडे है आज या कल जो था या कल आने वाला है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक यही दुआएं हैं कि अगला साल आप अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो, अपने आईआईटीएन फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो, राइट। और यही कहूंगा कि वहां से जरूर एक मैसेज करना कि वी आर सेलिब्रेटिंग, आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे इन IIT समथिंग समथिंग समथिंग, बड़ा अच्छा लगेगा कि शायद मेरी दुआएं थोड़ी तो कुछ काम आई, मेरी तरह आपके एफर्ट्स तो है ही है, नो डाउट, मेरे शायद दुआएं भी कुछ काम कर गई, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जरूर होगा उसमें, ये कैसे कम होगा लेकिन जरूर होगा, ठीक है जी। तो चलिए, बट अभी तो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। नीरज का भी बर्थडे आज, टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा करना है, टेस्ट देना। देखो बहुत सारी जनता टेस्ट नहीं देती, मैं आपको बता दूं, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बड़ा गलत कर रहे हो आप,
टेस्ट जरूर देना, चाहे आपकी तैयारी कैसे भी हो, कम भी हो तब भी टेस्ट दो, कम भी हो तब भी टेस्ट दो, ये ध्यान रखना। टेस्ट देना मस्ट है, टेस्ट दोगे तभी सही सही पता चलेगा। और करने की डरो मत, डरो मत। अगर कम मार्क्स आए तो और मेहनत करेंगे, ज्यादा मार्क्स आए तो मतलब जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। चलिए बाय बाय।